हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आदर्श एजुकेटर में। आज जो हम क्लास मेरा फर्स्ट क्लास है, आज हम मैथ पढ़ाने वाले हैं। तो ये जो मेरा पर्पस है क्लास 10th के लिए है। असल में क्लास 10th का जो एग्ज़ाम आने वाला 2025 में, उसकी तैयारी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। असल में 2025 में हर वो बच्चे जो कमज़ोर है मैथ में, हम चाहते हैं कि वो 100 में 100% मार्क्स ले आए। अब मार्क्स लाने के लिए क्या है कि कुछ प्रोसेस है। आप पहले तो ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से अपनी कंप्लीट पढ़ाई मैथ की कर सकें। यहाँ ऑल सब्जेक्ट होगा, सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। बशर्ते अभी जो हम फिलहाल बना रहे हैं फर्स्ट मेरी वीडियो जो है, ये मैथ के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो क्लास कक्षा में आपने पढ़ा था 9th में। क्या कि संख्या की पद्धति, नंबर सिस्टम बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम जानना आपको, अगर आप नंबर सिस्टम जान लेते हैं तो फिर आगे की जो स्टडी होगी क्लास 10th की, वो आपकी बहुत ही बेहतर हो जाएगी और काफी मतलब वर्ड बाय वर्ड आपको समझ में आएगा, काफी हद तक डीपली समझ में आएगा। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 9th में। सबसे पहले कक्षा 9th में हमें ये जानना है कि संख्या किसे कहते हैं। वे गणितीय वस्तुएं जिन्हें आपने दैनिक जीवन में गिन सके, माप सके, नामकरण कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है, वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्या। क्या कहते हैं? संख्या। आइए अब क्लास 9th से कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्या की पद्धति, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो हमारा है प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। क्या पढ़ना? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। किसको? गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल में अगर हम आपसे पूछे कि मेरे हाथ में क्या है, तो आप बोलिएगा कि एक मार्कर। सर आपके हाथ में एक मार्कर है, मतलब आपने काउंट तो किया। क्या है? तो एक, मतलब कुछ भी है मगर एक काउंट तो किया। काउंट की संख्या को, काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं हम? रेशनल, क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, है ना, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आप समझ गए होंगे, इस प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या को n द्वारा डोनेट किया जाता है, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या को किसके द्वारा डोनेट किया जाता है? n द्वारा। प्राकृतिक संख्या है ना, वे संख्या जिन्हें हम अपनी दैनिक जीवन में गिनने के लिए करते हैं। अगला हमारा होल नंबर। क्या हमारा? होल नंबर। क्या लिखा? होल नंबर, है ना। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम w द्वारा डोनेट करते हैं। पूर्ण संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसमें जीरो लगाकर स्टार्ट की जाए, जैसे 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगी। इन संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक और पूर्ण में बस इतना का फर्क है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, बस इतना सा फर्क है। जीरो की खोज आप सब जानते हैं कि आर्यभट्ट ने की थी, है ना, आर्यभट्ट के द्वारा हुआ था। अगला हमारा है पूर्णांक संख्या, है ना, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर क्या है? जिसे हम z द्वारा डोनेट करते हैं। इंटीजर्स नंबर वे सभी नंबर जो पॉजिटिव, नेगेटिव और साथ में जीरो हो, है ना। सभी के बाय में मतलब है ना डिवाइड में 1 लगा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जिसे z द्वारा डिवाइड किया जाता है। क्या लिखा? -2 -1 0 1 2 3। इधर भी इनफिनाइट, इधर भी इनफिनाइट। कहने का अर्थ यह है इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक संख्या है, इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। याद रखिए, अगर आप पूर्णांक संख्या जानते हैं तो मैथ के बहुत सारे पार्ट्स जानते हैं, जैसे कि रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर। ये सारे संख्या जो है ना इसी पे निर्भर करता है। अगर आप पूर्णांक जानते हैं तो आप परिमेय भी जानते हैं और अपरिमेय भी जानते हैं। कहने का रेशनल भी जानते हैं और इरेशनल भी जानते हैं। अगर आप पूर्णांक सही से नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ना आप रेशनल जानते हैं ना इरेशनल जानते हैं। शुरू करते हैं। चौथा हमारा है रेशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। इसको q द्वारा, है ना, q द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यूनिट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्या कहते हैं? बुक की जो डिफाइन है, बुक की ये डिफाइन है कि जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सके, उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर, है ना। क्या बोलते हैं उसे? रेशनल नंबर, जिसे p q द्वारा डोनेट किया जाए। हाँ, पर एक शर्त है। शर्त यह है कि q की जो वैल्यू हो वो 0 ना हो। q की जो वैल्यू हो 0 ना हो। क्यों? आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ लिखा हुआ है परिमेय संख्या रेशनल नंबर जिसे q द्वारा डोनेट किया जाता है, इसे p/q के फॉर्म में दर्शाया जा सकता है। जहां q not equal to 0 होता, सॉरी गलती से लिखा गया है, q not equal to 0 होगी।
आइए दिखाते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल है, मान लीजिए कि p को p लिखा, q की वैल्यू 0 रख दी, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे ये फर्क पड़ रहा है कि इसकी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू जो आएगी वो इनफिनाइट आएगी, मतलब अनंत आएगी। तो अनंत वैल्यू हमें पता नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या। आप समझ पा रहे हैं ना कि क्यों की वैल्यू 0 नहीं लेना। अगर क्यू की वैल्यू 0 लेते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये एक इनफिनाइट नंबर आ जाती है, मतलब अनंत संख्या आ जाती है, और अनंत हमें पता नहीं है कि अनंत संख्या क्या हो सकती है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में p और q, p भी पूर्णांक होगा और q भी हमारा क्या होगा? पूर्णांक होगा। आइए हम दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 4/3 लिखते हैं। क्या लिखे? 4/3। तो 4/3 परिमेय तो है पर पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो अगर आप देखें ऊपर वाला p, तो p क्या है? p भी पूर्णांक है और q भी क्या हमारा? पूर्णांक है, क्योंकि 4 भी पूर्णांक की मात्रा है और 3 भी क्या मात्रा है? पूर्णांक। ऐसे समझ लीजिए कि सारे पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। अगर पूर्णांक, सभी परिमेय संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। अगर मान लीजिए कि पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा? वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। अगर पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा? हर शर्त में यह है कि अगर पूर्णांक नहीं है तो ये क्लियर है कि वो क्या हो सकता है? इरेशनल नंबर, ठीक है ना। क्या होगा? इरेशनल नंबर। आइए अब शुरू करते हैं अपरिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, जिसे q कॉम्प्लीमेंट पढ़ सकते हैं, या तो q की पावर आप छोटा c भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? q की पावर छोटा c। तो हम जब आपको परिमेय सिखा दिए हैं तो अपरिमेय सिखाने की बात ही नहीं होती है ना। अपरिमेय किसको बोलेंगे? अगर वो परिमेय है तो परिमेय है, अगर परिमेय नहीं तो क्या है? अपरिमेय है ना। परिमेय और अपरिमेय इतना फर्क है कि जिसको हम परिमेय बोल दिए वो परिमेय है, और जिसको हम परिमेय नहीं बोल सकते हैं वो क्या है? अपरिमेय है। ऑटोमेटिक क्या है? वो अपरिमेय है। फॉर एग्जांपल में ये देखिए, एक कवर है मेरे पास ब्लू और एक मार्कर है, मान लीजिए कि यहाँ ये जो हमारे पास है ये व्हाइट कलर का, ठीक है ना। अगर हम व्हाइट दो है, दोनों को मिक्स किए, मिक्स तो होगा, तो एक निकाल लिए, एक क्या किए? निकाल लिए, तो कौन सा निकाले? व्हाइट वाला, तो बचे क्या? ब्लू वाला। तो ये आप जानते हैं क्या बचे? ब्लू वाला। इसी तरह से अगर परिमेय अपरिमेय की बात करें, अगर परिमेय हम आपको सिखा दिए तो अपरिमेय आप जानते हैं किसे कहते हैं, ठीक है ना। अपरिमेय का कुछ डिफिनेशन भी लिखा हुआ, आप चाहे तो डिफिनेशन देख सकते हैं। अगला हमारा है रेशनल नंबर। क्या हमारा? रेशनल नंबर है ना। रियल नंबर। क्या हमारा? रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जिसके बारे में अभी हम स्टार्ट करेंगे, है ना। क्लास 10 बस हो गया, 9 खत्म ही है, 5 मिनट की वीडियो है, खत्म हो गई। वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं है ना समझ में नहीं आ रहा है तो बैक करके आप देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है ना। आइए वास्तविक संख्या समझते हैं। रियल नंबर्स किसे कहते हैं? रियल नंबर परिमेय और अपरिमेय को मिक्स कर देने से जो शामिल संख्या बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। यूं कहे, अगर हम ऐसे कहे कि सभी संख्या जो अब तक हमने पढ़ा उन सभी संख्या को हम क्या कर सकते हैं? वास्तविक संख्या। ये कहना गलत नहीं होगा, ठीक है ना, कि जितनी संख्याएं हम पढ़ी हैं अभी तक वो सारी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। आप समझ में आ गए। आइए क्लास स्टार्ट, 10th क्लास स्टार्ट करते हैं। 10th क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 10th क्लास में सबसे पहले पढ़ना है कक्षा 10th का एल्गोरिथम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमें? एल्गोरिथम के बारे में, है ना। एल्गोरिथम के बारे में आप समझ लीजिए अच्छे से पहले कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरण होती है। एल्गोरिथम क्या होता है? एक सुपरिभाषित चरण होता है, मतलब एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। एक प्रोसेस होता है। एक एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एक क्या होती है? श्रृंखला होती है। यूं कहे कि कोई प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए आप कि हमें बाइक चलाना है, ठीक ना। बाइक चलाना है तो उसकी कुछ प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए कि बाइक चलाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? चाबी डालना पड़ेगा, ठीक ना। चाबी डाले तो स्टार्ट तो हो जाएगा पर आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना? क्या प्रोसेस है? क्लच लिए, है ना, गियर छोड़े, फिर क्लच छोड़े, फिर आगे बढ़े। कुछ प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल में एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। इससे बेहतर एग्जांपल ये है, जैसे कि मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाने से पहले मैंने क्या क्या किया? एक कैमरा लगाया, है ना, कैमरा लगाया, उसके बाद क्या किया? बोर्ड चालू किया, कुछ प्रोसेस किए कि नहीं गए? फिर हम आए, मार्कर लिया, है ना, फिर पढ़ाना शुरू किया, मतलब कुछ प्रोसेस हुआ ना। तो इन सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है ना। अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। क्या करती है? प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम कुछ सवाल से आपको बेहतर समझा देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, है ना।
पर मैं एल्गोरिथम के कुछ एल्गोरिथम की कुछ जानकारी है जिनको है ना मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने दिया था, है ना, इनका पूरा नाम ये हुआ, अभी लिखा हुआ अल ख्वारिज़मी, है ना, इनका पूरा नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। ये अलजेब्रा के फादर भी है हमारे, है ना, किसके, अलजेब्रा के फादर है। उसी अलजेब्रा के इनकी एक बुक है जिसका नाम है हिसाब अल जबर, है ना, अल मुकाबला के भी नाम से जानते हैं, उससे निकला अलजेब्रा। अलजेब्रा में से एक है ना छोटा सा पार्ट एल्गोरिथम आया, छोटी सी, बहुत अलजेब्रा जो है बहुत बड़ा ब्रांच है, उससे एक छोटा सा पार्ट आया जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। आइए जानते हैं इनके बारे में। शब्द एल्गोरिथम नवीं शताब्दी, है ना, शब्द एल्गोरिथम नवीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया। किसके नाम से? अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया, इन्हीं के नाम से। वास्तव में शब्द अलजेब्रा भी एक, है ना, वास्तव में अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक है, इन्हीं की लिखित पुस्तक है अलजेब्रा, है ना, अल जबर व अल मुकाबला से नाम इसका लिया गया है, ठीक है ना। तो अलजेब्रा का आप ये समझ गए कि अलजेब्रा को जो देने वाला है वो अलजेब्रा के फादर कौन है ना, अल ख्वारिज़मी। आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, है ना। अब आइए आपको समझाते हैं परमेयिका के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेमा। आइए समझाते हैं लेमा क्या है। लेमा क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन है। लेमा क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन है, और उसको किसी दूसरे सवाल को हल करने में, मतलब कोई फॉर्मूला है जो पहले से प्रूफ है, और उस फॉर्मूले के मदद से कोई दूसरा सवाल, कोई अन्य सवाल को सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? परमेयिका बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दे दें, पाइथागोरस साहब, है ना, उसने हमें क्या दिया था? उसने हमें दिया था कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर, है ना, सबसे बड़ी भुजा का होल स्क्वायर दो छोटी भुजाओं का होल स्क्वायर का वर्ग, दो इक्वल पार्ट्स होता है। जैसे कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। किसने दिया था? पाइथागोरस साहब ने दिया था, है ना, राइट ट्रायंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। उसको हम किसी दूसरे सवाल में यूज करने के लिए, है ना, किसी दूसरे सवाल में यूज करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? परमेयिका। ये आगे आपको हम अच्छे से डिटेल्स में समझा देंगे सवाल में। फिलहाल देखिए क्या है इसकी डिफिनेशन। इसकी डिफिनेशन ये है कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है ना, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। सिद्ध करने में क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद जो है वो हमारा मेन पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। अगर ये आपको समझ में अच्छे से आ गया, इसका बारीकली यूज होगा सवाल में, एकदम बारीक से समझेंगे कि सवाल एचसीएफ जो निकालना है वो बारीकली समझेंगे, एचसीएफ कैसे आया, क्या आया, क्यों पॉइंट, ये पॉइंट क्यों लिए, इनसे हमें अच्छे से समझ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इनको अच्छे से समझना है। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक है, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। आप पूर्णांक के बारे में अच्छे से पढ़े हैं ना, पूर्णांक के बारे में वैसे भी हम भी पढ़ा है, तो पूर्णांक जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, है ना। तो इससे आपको अब पता चल रहा होगा कि उनसे हमें कुछ फायदा मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, क्या लिखा है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर कम से कम दो हो, ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए, है ना, मिनिमम दो हो, मैक्सिमम जितना हो जाए, मगर कम से कम कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। दोनों का दोनों क्या हो? पॉजिटिव नंबर हो। तो दो, क्या लिखा है? दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, आइए, दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय का भी कुछ मीनिंग होता है, कुछ अर्थ होता है, समझिए इन बात को। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? अद्वितीय का मतलब होता है जिनका केवल एक रिजल्ट है, जिनका केवल एक रिजल्ट हो, फिक्स हो, उसको बदला ना जा सके। जैसे मान लीजिए अगर हम 32 और 8 का एचसीएफ निकाले, तो 32 और 8 का एचसीएफ निकाले तो कितनी दफा लगेगा? 4, एंड 8 × 32 इक्वल कितने आ गए? 0। क्या इनका दूसरा रिजल्ट आ सकता है? क्या आप 3 से लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, इनका कोई दूसरा रिजल्ट नहीं आ सकता। तो ये हुआ, इनका कोई दूसरा रिजल्ट नहीं होता, इन्हीं को कहते हैं हम अद्वितीय। एक और समझ लेते हैं। मान लीजिए x² का मान, x² की मान वैल्यू जो है ना 16 ले लिए, अगर स्क्वायर हटा दे तो क्या चढ़े, है ना, प्लस माइनस में आ जाए कितने? 4 आ रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? दो वैल्यू आ रही है, मतलब x क्या है? प्लस का 4 एक, माइनस का 4 आ रहा। अब इनको हम बोले ये अद्वितीय है, नहीं ये नहीं है, क्योंकि इनका आंसर कितनी? 2 है, इनको बदला जा। तो कहने का अर्थ जिनको बदला ना जा सके, जिनका केवल एक आंसर हो, उनको हम क्या बोलते हैं? अद्वितीय। उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, अद्वितीय। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है देखते हैं। आगे लिखा है पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या मैंने पहले भी आपको सिखाया, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? 0 से शुरू होने वाली संख्या क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। आइए
तो पूर्ण संख्या Q और R, Q और R मतलब Q की वैल्यू भी 0 भी हो सकती है और R की वैल्यू भी 0 हो सकती है। अभी हम आपको डिफाइन करेंगे, फिलहाल आप समझिए इस बात को। Q की वैल्यू भी 0 हो सकती है, R की वैल्यू भी 0 हो सकती है। तो Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। आइए अब आपको समझाते हैं बारीकी से। तो क्या लिखा है, Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R। कुछ एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई एग्जांपल से ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमको 6 से डिवाइड करना है, कितने को, 32 को, तो कितनी दफा लगाना है, 5 है ना, 6 पंचे 30, कितने बचे रिमाइंडर, 2 बचे। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमें 6 से ही डिवाइड करना है, किसको, 5 को, तो क्या भाग जाएगा, भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। तो किससे लगा सकते हैं, 0 से, 0 से लगाने कितना आएगा, 0, रिजल्ट क्या आया, 5, कितने आए, 5। अब इनको दिखाते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, है ना, गुना भागफल, भागफल प्लस में शेषफल, है ना, क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस में शेषफल। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितने हैं, भाज्य कितने हैं, 32, कितने हैं, 32, इक्वल में भाजक कितना है, 6, भाजक कितना है, 6, और मल्टीपल में भागफल कितना है, रिजल्ट कितने हैं, 5। अच्छा, रिमाइंडर क्या बचे मेरे पास, रिमाइंडर बचा 2, तो कितने आ गए, देखिए 32 इक्वल 6 पंचे 30 और प्लस 2, तो कितने आए, 32 इक्वल 32 इक्वल, है ना। तो ये हमारा रिजल्ट आया। कहने का अर्थ क्या है कि भाज्य को हम A से डोनेट करते हैं, किससे, A से, और भाजक को हम B से डोनेट करते हैं, और ये हमारा क्वोशिएंट है जिसको Q से डोनेट करते हैं, और रिमाइंडर को R से। आइए फॉर्मूला तैयार करते हैं, ये वाला फॉर्मूला। तो भाज्य को क्या बोले, भाज्य को हमने क्या बोला, A, तो A लिख लिए, है ना। अच्छा, हमने B को क्या बोला, है ना, क्या बोला, भाजक, भाजक को क्या लिखेंगे, तो B। मल्टीपल में भागफल को हमने क्या लिखा, Q, तो यहाँ पे लिखिए Q, और रिमाइंडर को हमने क्या लिखा, R। तो क्या बना फॉर्मूला, A बराबर BQ प्लस R। अब आपको अच्छे से ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए ये समझाते हैं हम। इसके बाद जो लिखा है, यहाँ लिखा है, नोट कीजिएगा इस बात को, यहाँ लिखा है 0 से ग्रेटर देन R। अच्छा, ये जो साइन है, जैसे कि 0 से ग्रेटर देन R जो लिखा है, ये जो साइन आप देख रहे हैं, एक सेकंड, ये जो साइन आप देख रहे हैं इसका भी कुछ अर्थ होता है। ये जो साइन आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे इस तरह से साइन लगा दिए, इसका मतलब होता है इक्वल। तो R 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से ग्रेटर देन भी हो सकता है। बट ये कहा है कि लेकिन B से हमेशा R छोटा होगा, B से हमेशा R छोटा होगा। हम ऐसे भी डोनेट इसको कर सकते हैं ना, इस तरह से भी डोनेट इसको हम कर सकते हैं। क्या है कि R जो है हमारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, B है हमारा, ये क्या है हमारा, B है। तो B की वैल्यू कितनी है, 6, R कितना है, 2, है ना। हर हाल में फिक्स है कि B हमेशा R से बड़ा होगा। अगर R B से बड़ा R होगा, इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण भाग हुआ ही नहीं, है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 12 दे दिए, 12 दे दिए, तो क्या ये संपूर्ण भाग हुआ, नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये फिक्स है कि हमेशा हमारा R B से छोटा होगा। यहाँ आइए, यहाँ दिखाते हैं आपको। हमने आपको बताया था कि Q की वैल्यू 0 आ सकती है, ये क्या है, Q है, और Q की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब इसको इस पे रख के देखिए, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है ना, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ 5। अब देखिए, ये जो B है हमारा, B कितना हमारा 6 है, और R हमारा कितना है, 5 है या नहीं है। हर हाल में ये जो हमारा है B क्या होगा, R से ग्रेटर देन होगा। अब एक देख लीजिए, R की वैल्यू कब 0 होगी। जैसे कि मान लीजिए 5 से देते हैं 25 को, तो कितनी बार लगाना है, 5 बार। कितनी आए, 25, 0 आ गया ना। तो R की वैल्यू 0 भी आ सकती है, 0 से बड़ा भी आ सकती है ना, 0 से बड़ा भी आ सकती है। R की वैल्यू 0 भी आ सकती है, Q की वैल्यू भी 0 आ गई, और Q की वैल्यू 0 से बड़ा भी आ सकता है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। आइए आगे समझाते हैं आपको, है ना। क्या लिखा है, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये मेरी बात है ना। क्या लिखे हैं, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से ग्रेटर देन R, R से ग्रेटर देन B। आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फॉलो कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम। क्लास 10 का पहला लेसन है ना, प्रश्नावली है ना, क्या है, 1.1। आपकी बुक से निकाला गया ये क्वेश्चन, बुक में होगा आपका
है ना, कि निम्नलिखित पूर्णांकों का निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, जिसको हमने आपको अच्छे से समझाया था, है ना, अच्छे से डिफाइन किया था। क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म? एक बार आप बोलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है? A बराबर क्या है? BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R, जहां पता है ना आपको 0 से ग्रेटर देन R, R से ग्रेटर देन B और 0 के बराबर भी R होता है। आइए यहाँ देखते हैं, ये दो सवाल है, क्या है 135 और 225। इसका हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। किस विधि से निकालना है? विधि क्या कहता है, रूल क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हो। क्या हो? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हो। आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो। तो अब रही बात कि 135 और 225 में एक क्या होगा, मेरे समझिए, यूक्लिड विभाजन में 135 और 225 में एक क्या होगा? ग्रेटर देन कौन होगा? क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला A बराबर BQ प्लस R होता है। याद रखना ये बात, मेरी एक बात नोट्स करना, जो बड़ा होगा वही हमारा A होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल में यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पहले बड़ा है और ये वाला यहाँ पे छोटा है, इससे ये बड़ा है और ये इससे बड़ा है ना, तो इसको हम A बोलेंगे, यहाँ पे इसको A बोलेंगे। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक इसको कहना है, एक ग्रेटर देन नंबर को कहना है, क्लियर। एक इसको कहना है जो सबसे बड़ा नंबर हो, दो संख्याओं में जो सबसे बड़ा नंबर हो। अगर मान लीजिए कोई 3 संख्या होती तो उसको भी हम यहाँ डिफाइन करके एंड देके कुछ भी लिख के आपको बना के दिखाएंगे। फिलहाल इनको बनाते हैं, क्या है 225 और 135। शुरू करते हैं 225 135। ये तो कुछ फॉर्मूले हैं, ये कुछ रूल्स हैं, इनको लिखना है। अब क्वेश्चंस उठाते हैं, कितने हैं 135, तो एक कितना है हमारा 225, ठीक है ना। बी हमारा कितना है, बी हमारा है 135। आइए शुरू करते हैं। ए की वैल्यू कितनी 2 है ना, ए की वैल्यू कितनी हमारे पास, ए की वैल्यू है 225 इक्वल बी की वैल्यू कितनी 135। अब बताइए 135 गुना कितना होता है 270, कितने 270। भाग की ये विधि है कि हमें भाज्य से ज्यादा भागफल नहीं करना है, कहने का अर्थ इसको 2 बार नहीं लगा सकते हैं ना, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा तो होना नहीं चाहिए। तो कितनी दफा लगा सकते हैं, एक बार है ना। एक बार लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 5 में से 5 गया तो 0 है ना, 12 में से 3 गया तो कितने आए 9, और 2 2 1 1 ऑलरेडी क्या हो गया, खत्म हो गया है ना। आप समझ पा रहे हैं। तो 135 है, ये 135 यहाँ लिख लेना है, और ये जो 90 है 90 यहाँ लिख लेना है, और मल्टीपल लिखना है। मल्टीपल में कितनी दफा लगा सकते हैं जरा देखिए, तो एक बार ही लगा सकते हैं। एक बार लगाने से हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, तो एक बार लगाने से हमारा रिजल्ट बनेगा 135 में से अगर 90 घटाते हैं तो 45 रिजल्ट आएगा। अब 90 को इधर लिख लेंगे, इक्वल में 45 लेंगे। अब 45 से कितनी दफा लगा सकते हैं, तो 45 है ना, तो 2 बार अगर मल्टीपल किया जाए तो 90 आएगा, 90 गया तो क्या आएगा 0। अगर HCF लिखने की बात आए, क्या है HCF लिखने की बात आए, याद रखना अगर HCF लिखने की बात आए तो हमेशा हम B को लिखते हैं। तो HCF हम इसको लिखते हैं B को, तो जरा देखिए HCF इसको लिखेंगे, बताइए आप B को। B कितना हमारा 45 है, कितना है 45। तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल एंड फिक्स रिजल्ट हो गया। मेरे हिसाब से उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कितना आ गया 45। एक और विधि है, इस विधि से आप एग्जाम में नहीं बनाइएगा, है ना। अगर इस विधि से आपको सीखना है तो सीख सकते हैं, पर एग्जाम में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से बनाना है, जो कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बना रखते हैं। इसी विधि से आपको बनाना है, ठीक ना। हमारा HCF कितना आया था, HCF हमारा 45 आया था। अब जो है ना, इस विधि से आपको एग्जाम में नहीं बनाना है ना, क्योंकि इस विधि से एग्जाम में बनाने से मार्क्स दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, कुछ मार्क्स देके काट भी सकते हैं मार्क्स। तो इस विधि से आपको नहीं बनाना, जैसे कि ये विधि हो गया 135 है ना, 135 और माइनस करें तो 90 आएगा, और 90 से देंगे किसको 135 को, तो ये एक दफा लगाएंगे तो 90 लिखेंगे, आया कितना है ना 45। कितना आ गया 45 से किसको देंगे 90 को, तो 2 बार में क्या हो जाएगा, 2 बार में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना, क्या आ गया 0। तो ये हमारा HCF हो जाएगा। आपको इस विधि से नहीं बनाना है, इस विधि से नहीं बनाना है, ठीक है ना। आपको किस विधि से बनाना है एग्जाम में, इस विधि से। रूल को फॉलो करें, जो कह रहा है वो कीजिए, है ना। अगर भाग कह रहा है तो भाग कीजिए, गुना कह रहा है तो गुना कीजिए, है ना, उल्टा पुल्टा काम ना कीजिए। चलिए आइए सीखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास 196 332। ये समझ में आ गया आपको, क्या लिखा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कितना निकाला 45।
है ना। तो इन दोनों में एक इसको मानिएगा जो बड़ा नंबर होगा, एक को इधर लिखना है, a बराबर bq प्लस r होता है फॉर्मूला, 0 से ग्रेटर देन r, r से ग्रेटर देन b। a की वैल्यू 225 थी और 135 है। अगर लगाना है तो कितनी दफा लग सकते हैं, एक मार, है ना, एक मरतबा लगा सकते हैं। तो इसमें से माइनस करने पर 90 आता है, 90 आया तो 135 को इधर लिखना, 135 को, और 90 को इधर लिखना, फिर 1 बार देना, फिर 45 आएगा, फिर 90 इधर लिखना, फिर 45 इधर लिखना, फिर 2 बार लगाना तो 0 आएगा। मतलब 45 दूनी 90 आया, और 90 में से 90 गया तो क्या आया, रिजल्ट 0 आया। यही 0 आ गया। अब ये हमारा जो एचसीएफ होगा ना, बी होगा, तो बी एचसीएफ हमारा कितना है, 45। आइए सेकंड सवाल बनाते हैं, ठीक है ना, कितना सेकंड सवाल बनाते हैं। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, देखते हैं। अब जो लिखना है ना आपको, मेरे साथ ये क्लियर कीजिए, ठीक ना, समझिए भी, आप साथ साथ थोड़ा पेन भी चलाइए, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आइए 196 कितने हैं, 196। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस, इसको जो है ना हम ऊपर लिख लेते हैं, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस में आर, 0 से ग्रेटर देन आर, आर से ग्रेटर देन बी, ठीक है ना। ये नोट्स कर लिए, अब इसी रूल को फॉलो करना है। तो 196 38 225 में ए कौन होगा हमारा, जल्दी से आप बताइए। ये हमारा होगा 38 220 इक्वल में कितना लिखना है, 196, ठीक ना। अब कितनी दफा लगाएंगे जो इसके करीब पहुंच जाएंगे, है ना। ये भाग विधि नहीं है, है ना, ये कौन सी विधि है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि है। तो ये कहता है क्या कि आप इसको इतनी दफा, मतलब जितनी दफा हो सके मैक्सिमम गुना करके इसके बिल्कुल करीब जाना, बिल्कुल करीब। अगर कुछ बच रहा है तो ठीक है, मगर शर्त यह है कि 196 से कम बचे तो ठीक है, 196 से अगर ज्यादा बच रहा है तो नहीं, फिर भाग जाएगा। तो कितनी दफा लगा सकते हैं, 195 पर अगर हम मल्टीपल करते हैं, 196 मल्टीपल 195 तो सेम आएगा, 38220 आएगा। जब 38220 में से 38220 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ आप जल्दी से बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या एचसीएफ आएगा, क्या आएगा, जल्दी से बताइए आप। एचसीएफ क्या आएगा, आपको वही हम बताए थे, एचसीएफ क्या आएगा, है ना, 196 हमारा बी, हमारा एचसीएफ होता है ना, हमारा बी क्या होता है, एचसीएफ होता है। समझ में अच्छे से आ गया होगा। आइए एक और तीसरे सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में जब सीखेंगे हम तो असल में इसमें एक और सवाल एक और ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए कोई 32 है ना, वो ऐड कर लीजिए। अब इसको बनाना, चलिए आइए शुरू करते हैं, इसको हटा दें, है ना। आइए इनको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये कहता है 8 है ना 6 7, ये हमारा ग्रेटर देन नंबर है, मतलब ए होगा हमारा, तो ए इधर हम लिख लिए। अब बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 255, कितनी है, 255। अगर आप लगाना चाहे 2 बार तो 500 कितने आएंगे, 10 आएंगे, 255 गुना 2 तो 510, इसका मतलब एक बार और जाएगा, तो 3 बार आप लगा सकते हैं। 3 बार जैसे ही लगाइएगा तो 5 या 15 कितने आ गए, 5 बाकी 1, 5 या 15 16 का 6 बाकी 1, 3 दूनी 6 7, 700 कितने आ गए, 65। 765 में 867 में से 765 माइनस कर लीजिए, जो आए यहाँ पे रखिए, तो क्या आएगा, 7 में से 5 गया तो 2 आएगा, है ना, 6 में से 6 गया तो 0 आएगा, और 8 में से 7 गया तो 1 आएगा। कितने आ गए, 102 आ गए, 102 आ गए। अब ये जो 255 है, ये 255 इधर आराम से है ना लिख लिए हम, और ये 102 लिख लीजिए। 102 अगर 2 बार मल्टीपल करें तो 204 होता है, अगर 3 बार मल्टीपल करें तो कितने हो जाएंगे, 306। तो 306 तो जाना नहीं क्योंकि 255 ही है, तो कितनी दफा लगा ले, कितनी दफा, 2 दफा, है ना, 2 बार लगाते, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 इकाई 2, अगर माइनस करें तो कितना आएगा, 51, कितने आएंगे, 51। 5 में से 4 गया तो कितने आए, 1, है ना, 5 में 0 गया तो 5, 2 में से 2 तो ऑलरेडी खत्म हो गया, है ना, तो कितने आए, 51। अब क्या लेना है, आगे आप सोचिए क्या लेना है, क्या लेना है, जल्दी सोचिए, 102 लेना है, कितना लेना है, 102। अब क्या लेना है, 51। 51 को कितनी दफा लगाना है, जो रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट जल्दी से बताइए आप, कितनी दफा, 2 बार ना, 2 बार लगा दीजिए, कितने आ गए, 102। 102 में से 102 अगर चला गया तो क्या आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0। अब एचसीएफ बता दीजिए, एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ जल्दी से बताइए, एचसीएफ क्या आएगा, क्या आएगा, एचसीएफ 51 आएगा, क्या आएगा, 51। अब हमको क्या करना है, 32 भी लिए थे, स्टार नंबर हमने लिया, क्या लिया, 32। अब आप बताइए कि 51 में और 32 में ग्रेटर देन नंबर कौन है, तो ए 51 है, इसका मतलब ये ए हो गया। तो ए को हम किधर लिखते हैं, इधर इस साइड लिखते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कितना लिखेंगे, 32। कितनी दफा लगा सकते हैं, एक बार, कितनी बार, एक बार। 3 नंबर का भी हमने आपको सिखा दिया, होमवर्क में अगर 3 नंबर हो तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना है, 32। कितनी दफा लगाना है, एक बार, तो कितना बचेगा, 1 में से 11 में से 2 गया तो क्या आया, 9, और 4 में से 3 गया तो 1, 19 आया। अब इधर लिख दीजिए 32, ठीक है ना, 32 इक्वल 19।
19 से कितने बार 19 दुनिया 30, तो एक बार लगाना, इक्वल देना, 12 में से 9 गया तो 3 आया, और 2 में से 1 गया तो 1 आया, 13 आया, 19 लिखना, इक्वल देना है, कोई अल्टरनेट नंबर ले लिया हम। तो ऐसा नंबर नहीं होगा आपके पास, फिलहाल देख लीजिएगा 13 13 है और कितना है 1 प्लस, फिर लगाइए कितनी बार आया। इसी तरह से आपको रिजल्ट इसका निकाल लेना। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। 13 में से 19 गया तो क्या आएगा, 9 में से 3 गया तो 6 आएगा, है ना, 9 में से 3 गया तो 6 आएगा। आप 13 लिख लिए, इक्वल में दिए 6, 6 दूनी कितना 12, अब कितने आ गए 1। अब 1 आए, यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, कितनी दफा लगाएंगे, 6 बार आ गया 0, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, सेफ हमारा 1 आ गया। ठीक है ना, इस तरह से आपको बनाना। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले या तो आप लिख ले इनको, है ना, रोक के लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 2 है। इसके बाद ये चैप्टर क्लोज है। उसके बाद हम कुछ होमवर्क देना है, रुके रहिए, बने रहिए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा, है ना, तो बने रहिए वीडियो में। मुझे मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप वीडियो देखते रहिएगा तो 100 में 100% आपको मार्क्स दिला के छोड़ेंगे। दूसरी बात ये भी कहना चाहते हैं कि एग्जाम जब आएगा, एग्जाम जब करीब होगा, हम एक है ना एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, जिसमें 70% मेरे ही क्वेश्चन से क्वेश्चन आएगा, टकराएगा। बेफिक्र रहिए, 70% 100% आएगा, ये मेरा वादा है। बस रही बात 30% का, तो आप तैयारी कीजिए और 30% खुद लाइए। क्या लिखा है, दर्शाए कि, क्या लिखा है, दर्शाए कि, है ना, क्या लिखा है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, क्या लिखा है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, क्या होता है, जरा सोचिए। धनात्मक है तो विषम। सबसे पहली बात यह है कि ये बोला कि पूर्णांक, पूर्णांक किसको बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर हो और नेगेटिव नंबर हो, मतलब माइनस में भी नंबर हो और प्लस में भी नंबर हो और जीरो भी, उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। मगर यहाँ पे कह रहा शर्त यह है कि धनात्मक हो। उनके साथ एक शर्त और भी है, उसके साथ ये शर्त है कि पूर्णांक धनात्मक तो हो पर विषम भी हो। क्या हो, विषम भी हो। आगे लिखा है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। ये बताना होता है या नहीं, ये बताना है। जहां q एक क्या है, पूर्णांक है, q क्या है, पूर्णांक है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया और वो भी 5 मार्क्स क्वेश्चन में, कई बार 2 मार्क्स में भी आया है, मगर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बारीकी से देखिए और अच्छे से समझिए कि ये क्वेश्चन है क्या, कैसे बनाना है, कैसे हमको, तो हम बहुत इजीली आपको समझाएंगे क्वेश्चन कैसे बनाना है। इनसे आप क्या होगा, आपको अगला सवाल भी आ जाएगा, मेरा होमवर्क वाला सवाल भी आ जाएगा। ठीक है ना, होमवर्क वाले भी सवाल को इसी तरह से बनाना है, जिस तरह से हम इसको बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूक्लिड क्या होता है। a बराबर क्या होता है, BQ + R। आप देख पा रहे हैं कि a बराबर BQ प्लस फॉर्मूला क्या होता है, R होता है। तो a बराबर लिख लिए BQ + R। जरा देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, a बराबर BQ + R, इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर है 6Q + R, है कि ना, 6Q + R, R का वैल्यू 1 है, तो a बराबर क्या है 6Q + R। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा b है। तो b की वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल गया है ना, b की वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल गया है। यहाँ लिख लिए एक बात और कि 0 से ग्रेटर देन क्या होता है, R होता है। a बराबर BQ + R, 0 से ग्रेटर देन R, R से ग्रेटर देन b, ये नोट्स कर लिए। अब आइए b की वैल्यू कितनी दे रखी है, b की वैल्यू 6, कितना है, 6 है ना। और का दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये समझिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3 के रूप का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये दिखाते हैं। हम जानते हैं, हमने पढ़ाया आपको कि b से हमेशा r क्या होगा, छोटा होगा। तो जबकि r बराबर क्या हो सकता है, जबकि r बराबर क्या हो सकता है, r बराबर 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता ना, 6 नहीं होगा ना, क्योंकि b की वैल्यू बता रहा है, b की वैल्यू r से छोटा है ना, b की वैल्यू r से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, r हमेशा क्या होगा, हमारा छोटा होगा। तो r हमें छोटा है ना मेरा, है ना, b से छोटा है ना, 5 तक है। अगर 6 तक ले तो फिर बराबर हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो b का r की वैल्यू क्या होगा, b से हमेशा छोटा होगा। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक शर्त है, शर्त यह है कि धनात्मक और विषम पूर्णांक हो। विषम संख्या कौन कौन सी, आप बताएं, विषम संख्या इसमें कौन कौन सी है, 1 जो 2 से डिवाइड ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो संख्या के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, आप उसको देख लीजिए, संख्या की पूरी जानकारी उसमें होगी। आइए, ये क्या है, 3, क्या है 3, और ये 5, ये सारी 3 संख्या कौन सी है, विषम संख्या। कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। अब आइए शुरू करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, a बराबर BQ + R। क्या होता है, a बराबर BQ + R। तो
a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a आर की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, है ना, क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। 0 क्यों नहीं ले सकते, 0 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 0 पूर्णांक तो है ना, वो पॉजिटिव है ना वो निगेटिव है, तो हमको कहां से लेना है, 1 से स्टार्ट करना है ना वो पॉजिटिव है ना वो निगेटिव, इसलिए हम 0 नहीं ले सकते। तो आइए शुरू करते हैं। a बराबर bq प्लस r में b की वैल्यू तो पता है कितनी है, 6 है, तो r बराबर क्या रख ले, r बराबर 1, तो a बराबर रिजल्ट क्या आया, बताइए रिजल्ट क्या आएगा, a बराबर b की वैल्यू है 6, तो 6 क्यूब और प्लस में r की वैल्यू 1, ये फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। एक आ गया, दूसरा रख के देखते हैं। इसी तरह से दूसरा क्या रख ले, r की वैल्यू कितना रख ले, r की वैल्यू ले लेते हैं इस बार, क्या ले सकते हैं, 3, है ना, 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि विषम पूर्णांक तो है नहीं, तो r की वैल्यू 3 लेने पे क्या होगा, a बराबर 6 क्यूब और प्लस r की वैल्यू कितनी, है ना, a बराबर b क्यूब प्लस r की वैल्यू कितनी, 3, तो ये दूसरा रिजल्ट आ गया। तीसरा हमारा देखते हैं, तीसरा क्या है, 5, तो r की वैल्यू इस बार क्या ले लेते हैं, है ना, ये केस 1 कह सकते हैं आप इसको, है ना, ये हो गया आपका केस 1 और इसको हम केस 2 नाम देते हैं, है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं, केस 2, और ये हमारा हो गया लास्ट केस 3, ठीक है ना। केस 3 में r की वैल्यू कितनी ले लिए हम, 5, कितने ले लिए, 5, तो a बराबर आ गया रिजल्ट हमारा 6 क्यूब प्लस में 5। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है दर्शाए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक कहते हैं, q एक पूर्णांक है, होता है या नहीं होता ये बताना, क्या हुआ कि नहीं हुआ, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, साबित हो गई। तो क्या हुआ, a बराबर रिजल्ट जो आया वो आया 6 क्यूब प्लस 1, है ना, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, ये फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इस तरह से हमें प्रूफ करना है सवाल नंबर 3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस तरह से प्रूफ करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी है ना, क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से प्रूफ करना है और क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से प्रूफ होगा, बस फर्क ये है कि वहां वर्ग है और घन है, क्यूब है। आइए शुरू करते हैं, आखिरी क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, अच्छे से देखिए आप और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली आर्मी, ठीक है ना, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली सेना आर्मी, कोई परेड है जिसमें कितने आर्मी है, 616 आर्मी है, कितने, 616। अब क्या कह रहा है, सदस्यों वाले आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले, कितने सदस्य वाले, 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, कितने, एक लाइन में कितनी होनी चाहिए संख्या, है ना, कितने मैक्सिमम बताए, 32 बताए, कितने बताए, 32, एक लाइन में जो होनी चाहिए वो 32 होनी चाहिए, तो 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह समान संख्या वाले स्तंभों को में मार्च करना है, दोनों जो समूह होगा, ये मान लीजिए इस तरह का जो समूह होगा, एक में 32 होगा और दोनों समान समूह होगा, स्तंभ में मार्च करना है, जितने भी स्तंभ बनेंगे वो सब समान समूह वाले बनेंगे, हर स्तंभ में 32 32 32 32 होंगे। आइए समझते हैं, स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, मतलब अधिकतम नंबर्स क्या होगी, क्या निकालना हमको, अधिकतम नंबर्स निकालना है, क्या निकालना है, अधिकतम लाइन कितनी बनेगी 32 की, ये निकालना है। तो आइए सीखते हैं 32 की अधिकतम लाइन कैसे बनेगी, तो आइए सीखते हैं। a बराबर क्या जानते हैं, bq प्लस, किसी फॉर्मूले से बना लेंगे, a बराबर bq प्लस r, क्या a बराबर bq प्लस r, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू जरा देखिए 616, इक्वल में b की वैल्यू कितनी 32 32, आप कितनी दफा लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से 19 बार आप मल्टीपल कीजिए, 32 गुना 19 तो 608 आएगा, कितने आएंगे 608, अब 616 में से अगर 608 माइनस करते हैं तो रिजल्ट हमारा आता है 8। आखिरी सवाल है, इनके बाद आपको होमवर्क मिलेगा, घर पे आप होमवर्क कीजिएगा, क्योंकि मैथ जो है ना असल में मैथ प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आप, है ना, मैथ उतना ज्यादा आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, जितना कीजिएगा उतना ज्यादा चमकिएगा। आइए शुरू करते हैं, तो कितना है 32, कितना बचा 32 इक्वल क्या लिख सकते हैं 8 है ना, 8 को कितनी बार मल्टीपल करें जो 32 आएगा 4 बार, है ना, 8 चौका 32 गया तो क्या आ गया 0 आ गया, और हमारा फाइनल रिजल्ट है ना क्या आ गया बता दीजिए आप, ये हम नहीं बताएंगे, आप बता दीजिए जल्दी से, है ना, 1 सेकंड है, जल्दी से, आखिरी है, बताइए क्या रिजल्ट आएगा, 8 आएगा, क्या आएगा 8, हमने सिखाया था आपको कि बी रिजल्ट हमारा होता है,
तो ये हमारा टॉपिक हो गया आज के लिए खत्म। कल अगला चैप्टर शुरू करते हैं 1.2। आज कुछ होमवर्क है, आपको होमवर्क दे देते हैं। तो आपको उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ी परेशानी हो रही समझाने में, आगे चल के ये परेशानी खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको इससे बेहतर स्टडी मिलेगी, है ना। अभी जैसे आपको मिले हैं, पूरी कोशिश रहेगी इनसे बेहतर आपको स्टडी मिले, ठीक ना। आप कुछ होमवर्क है इनको लिख लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ये होमवर्क आपको घर से करके लाना है। क्या लिखा हुआ मैं है हम आपको एक बार समझा दें। लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का हैसियत ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन, ये समझिए क्या लिखा है, यूक्लिड विभाजन। एग्जाम में भी यही होगा, है ना। यूक्लिड विभाजन का फॉलो करना है। तो बार बार बता रहे यूक्लिड हमारा BQ प्लस R है, मतलब A बराबर BQ प्लस R है। अब बनाइएगा 4 सवाल है, 1 2 3 1 4। ये चारों होमवर्क के तौर पे है, आप इसको घर से बना के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अगला होमवर्क दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट होमवर्क ये हमारा रहा। नेक्स्ट होमवर्क हमारा ये है, ये सवाल नंबर 4 है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का सवाल नंबर 4 है, ये 5 है हमारा, ठीक। तो इसमें क्या लिखा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, क्या लिखा है, वर्ग। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है ना। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3n+1 के रूप का होता है। आप वो रूल जो हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाए थे, वो रूल आप यहाँ पे यूज कर लीजिए और ये रिजल्ट बन जाएगा। इसी तरह सवाल नंबर हमारा 3 है। 3 में भी लिखा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का घन, क्या लिखा है, घन। घन का मतलब होता है क्यूब, ठीक है ना। घन का मतलब क्यूब, वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो घन 9n+1 या 9n+1 या 9n+8 के रूप का होता है। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, वो आपको हम लिख देते हैं, a + b का होल क्यूब। ये फॉर्मूला आएगा a क्यूब, है ना, प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा और रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है a - b हो, तो a - b में यहाँ माइनस डाल दीजिएगा, माइनस डाल दीजिएगा, ठीक ना। a + b का होल स्क्वायर फाइनल हो गया। आज के लिए इतना ही, कल शुरू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉच, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।